तो एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, क्या है? एटम्स एंड न्यूक्लियर। क्या है? एटम एंड न्यूक्लियर। हम आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एटम के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज एन एटम? इज इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। ये बात किसने बोली थी? डाल्टन साहब ने। ठीक है, अगली बात है, ठीक है, जे थॉमसन साहब, रदरफोर्ड साहब, ये सारे लोगों ने भी अपनी बातें रखी। ठीक है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रॉन को लेकर के था, साहब का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटॉन को लेकर के था। अब बात करते हैं एटम की। तो एटम जो है, अब जनरली देखो, न्यूट्रॉन की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे चैप्टर में नहीं है, जो हमारे काम का है मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। तो एटम जो है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ? अभी मुझसे छोटा कोई निब्बा बच्चा कहेगा अरे इसमें न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिखे, मैं कहूँगा अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने आप मैच्योर है कि वहाँ अगर EPN लिख के आएगा तो वही टिक मारोगे, वहाँ वही लिख के नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के है। किसको लेकर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो जनरली एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना, हमारे काम का 2 है। तो इनके ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये कभी भी आपको अलग से नहीं बनते। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है कहीं पे या कहीं पे प्रोटॉन बना लिया, जब भी होंगे तो साथ में होंगे या कंबाइंड फॉर्म में होंगे। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इनमें भी, दैट इज इलेक्ट्रॉन। दैट इज इलेक्ट्रॉन। नोट हो गया? यस। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये कुछ ऐसा सेंटर पर कुछ है, और उसके बाद यहाँ पर इनकी जो एक्लिप्स है आपको दिख रही है, इसमें कुछ जो है घूम रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है? इन ऑर्बिट्स में घूम रहा है। और प्रोटॉन कहाँ है? ये जब आप सोलर प्लेनेट की बात करते हैं, क्यों जो है, मैं प्लैनेट की बात करूँ, प्लैनेटरी सिस्टम की बात करूँ, तो आपका सन सेंटर में होता है और जितने भी हैं सब ऐसे घूम रहे होते थे, ऐसे घूम रहे होते थे। तो कभी सुना होगा कि जब मून करीब आता है तो ये पानी वानी टाइट्स आने लगती है, ऐसा है ना, इन्फ्लुएंस होता है, सुना होगा ये सब चीज़ें आप लोगों ने। तो जनरली ये एक ही एक्सिस में जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एटम की, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में जरूर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सिस भी बदल गई। क्या बदल गई? एक्सिस। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा क्या हुआ? आपका स्टीयरिक रिपल्शन कम हो गया और स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या हुआ? ठीक है, स्टीयरिक रिपल्शन कम हो गया और स्टेबिलिटी और बढ़ गई। अलग अलग प्लेन में ये घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, इधर से इधर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फैल रहा था। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पसंद करते थे, ये एक दूसरे का एक्सीडेंट करना चाहते थे। अगर ये मिल जाता तो उसको धक्का मार देते। क्या? अगर ये मिल जाता तो मैं इसको धक्का मार देता, खाई में गिरा देता। तो खाई में तो तब गिरा था ना जब बगल बगल में चलता। जैसे इसको धक्का मारता ये वाला बाहर आ जाता। और इसके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है इस काम को करने के लिए। यहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ करेंगे। मतलब अच्छा खासा चांसेस है, हो सकता है ये इसको उल्टा सीधा तुम चोर तो तुम चोर, हाँ तुम तो वो मतलब एक दूसरे बुराई कर रहे हैं, तभी तो ये प्रवोक होगा। तो लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये इंसान ऐसे जा रहा है और ये वाला इंसान यही ऐसे जा रहा है। अरे तुम लोग को नहीं कह रहे, कैंची वैची ला के रख देना, स्टेपलर ला के रख देना, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ निकल रहा था, ये वाला इंसान, ये वाला यहाँ से, तो बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। बहुत कम जगह, एक स्पॉट ये, एक स्पॉट ये, एक स्पॉट ये, हो सकता है वो निकल जाओ, पहुंच ही ना पाए। बात समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर रिपल्शन कम है ना, अलग अलग प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ एक ही प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कहाँ पर रिपल्शन कम होगा? ज़्यादा। हाँ बेटा, क्या क्या बिटिया, एक बॉल को देखो, ये देखो, ये इंसान ऐसे घूम रहा है, ये इंसान ऐसे घूम रहा है, एक बार यहाँ मिला, टाइल क्या है यहाँ मिला, यही तो बात हो रही है। तो ये जो बात है इनकी रिलेशन में तो है। ठीक है, इमेजिन करिए भैया, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बात करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, अब यहाँ भी देखिए कौन कौन से मॉडल हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो एटॉमिक मॉडल हैं
एक होता है आपका थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, श्रोडिंगर वेव्स क्वेश्चन या श्रोडिंगर मॉडल, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल भी हम इनको कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो आपके सिलेबस से जो बोला गया है वो इसको रिड्यूस करने के लिए बोला गया। बोहर है आप में, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बोलूँ, इनकी बातें बड़ी बेसिक है। हालांकि रदरफोर्ड का मॉडल जरूर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन रदरफोर्ड की से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एग्जाम इंपॉर्टेंट अभी भी है, वो हम पढ़ना है। तो हमको, चलो इनको आप इग्नोर कर देना, थोड़ा सा ये 2 लाइन लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, नोट करो, आगे बढ़ जाओ। यस सर। चले, श्रोडिंगर मॉडल, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल। हो गए? अरे आप लोग यही कंघी अंगी करते हैं क्या? सब लड़कियों को बाल यहाँ सब गिरे हुए हैं। चलिए, ये दिख रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, देखो अलग अलग एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने काम की चीज पर, ठीक है। तो सेंटर पे क्या है, प्रोटॉन, और जो है बाकी की जगहों पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, इसमें दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूंगा बस वो लिखना है। तो लिखिए थॉमसन मॉडल, या इसी का कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। जितना बोलूंगा सिर्फ उतना लिखना है, सब नहीं लिखना है। अब यहाँ पर एक बात लिखिए, जे थॉमसन ने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर का आइडिया दिया था। इन्होंने जो है इसको किस तरीके से कंसिडर किया कि अगर मैं वाटरमेलन को ले लूँ, किसको ले लूँ, और वाटरमेलन में जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और बचा हुआ जितना भी पार्ट है दैट इज प्रोटॉन, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि जो निगेटिव चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड लाइक अ सीड, और बचे, और ये इलेक्ट्रॉन्स या ये सीड्स पूरे वाटरमेलन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो लिखा है कि एक सॉलिड स्फीयर जिसको हम, जो कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज की तरह हमने इसको कंसिडर किया, और सीड्स को हमने किस तरह कंसिडर किया, जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नहीं लिखना है, नाम लिख दिया ना, प्लम पुडिंग मॉडल, हो गया। जितना कह रहे हो हाँ वो लिखना है, जो लिखना है वो उन्होंने खुद ही लिखा है। अब अगर हम बात करें एटम की, तो यहाँ पर ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये जो पूरा शेल है दैट इज पॉजिटिव चार्ज मैटर, या वाटरमेलन, या इसी को हम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको ब्रेड मास भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये टर्म एग्जाम में यूज हुए इसलिए मैं इनका यूज आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को पुडिंग भी बोलते हैं और सीड भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हट रहा है बेटा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बच्चों बात नहीं यार, इतना इतना इजी टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसे ही होना चाहिए कि यार चलो समझ मुझे आ रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक की, ठीक है। नहीं, ड्रॉबैक पढ़ने से पहले इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर वाला मत लिखिए, कोई बात नहीं, ये जरूर लिखिएगा। जे थॉमसन मॉडल का सक्सेस क्या था, तो ही सक्सेसफुली गिव द फिनोमेना ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयोनाइजेशन, ठीक है। और इनका जो ड्रॉबैक था, किन किन चीज़ों पर ये बात नहीं कर पाए, दैट इज इनको कोई आइडिया नहीं था, he has no idea of atomic spectrum, he could not explain hydrogen spectrum, and he failed to explain alpha particle, scattering alpha particle, यहाँ alpha लिखो, scattering alpha particle, scattering of alpha particle। इस बात को मतलब ये जब कभी भी होता क्या था, जब कभी भी यहाँ से अल्फा रेज गुजरती थी तो अल्फा रेज डेविएट हो जाती थी, ये इस बात को नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये इनकी ड्रॉबैक थी, नोट करिए। आज मैं एक पेशेंट कर रहा था, वो उनकी पूरी फैमिली ही आई थी, मम्मी पापा और छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, 4-5 साल की रही होगी।
तो ऐसा लग रहा था कि वो मैं उसका इलाज नहीं कर रहा हूँ बल्कि वो मेरा इलाज कर रही है, और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि इसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। बहुत प्यारी सी थी। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे इस साइड क्यों दर्द हो रहा, तो कह रही है कि वो मैं इधर से खाना खाती हूँ ना इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, इधर से दर्द होता है इसलिए मैं इधर। मैंने कहा अच्छा इधर से दर्द, तो इधर तो दर्द नहीं है, तो बच्चों को हर जगह दर्द होता है। तो मैंने पूछा उससे कि इधर तो दर्द नहीं है तुम्हें, तो कह रही है हाँ मैं इससे लगातार खाना खा रही ना इसलिए मुझे इधर भी दर्द शुरू हो गया। फिर बच्चे ट्रीटमेंट करा लेते हैं। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। चलिए अब ये बात आई थी कि अब इसके बाद एक साहब आए जिनका नाम था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड साहब ने क्या दिया, अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल के बिल्कुल उलट था। वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोटॉन में, जबकि ऐसा उसका उल्टा हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने साहब ने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, अपने बायो में केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हमें अपने सिर्फ काम की बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, गोल्ड फॉइल पे, क्योंकि गोल्ड की जो शीट है उसको वो बहुत मैलेबल होती है, तो उसको बहुत पीट पीट के बहुत पतली शीट बना सकते हैं, जो कि आपको खाते समय मिठाइयों पे दिखती है, वो इतनी पतली होती है, उस पर रखते हैं वो भी टूट जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा वो इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अल्फा रेस पास करी गोल्ड फॉइल के थ्रू, तो उन्होंने कुछ अजीब, अच्छा कैसे पता चला, तो इस बात को इसे समझो कि मैं यहाँ पर कलर ले लेता हूँ वाइट, ये वाइट ना लो, कुछ और लो, कौन सा ले लो, रेड ले लो, रेड। चलो ब्लू में ब्लू कहाँ दिखेगा, ये उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने जो है स्क्रीन लगा दी, इसकी लगा दी स्क्रीन। अब जनरली उनका सोचना ये था कि अगर ये फॉइल है, ये लाइट है जितनी, तो वो सामने से निकल के पार करके आ जानी चाहिए, जबकि हुआ इसका उल्टा। उन्होंने क्या देखा, और जब ये लाइट जाकर के स्क्रीन पे टकराएगी तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी और वहाँ पर इमेज बनेगी। इमेज फॉर्मेशन का मतलब उस जगह पर स्पॉट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, स्पॉट्स। ठीक है, चलो अब उन्होंने कुछ अजीब सा देखा, उन्होंने देखा कि ये तो थ्रू आउट द फॉइल, जब मतलब थ्रू आउट द रिंग जो है कुछ ऐसे ऐसे उनको स्पॉट्स देखने को मिले, और सेंटर पे उनको बिल्कुल स्पॉट नहीं देखने को मिले, जो कि साहब कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल में कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने ये पाया कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज वो आई और सीधे निकल गई, मतलब स्क्रीन पर बहुत सारी स्पॉट्स थे। कुछ जगहों पर सेंटर के आसपास जो रेस थी वो रिवर्ट बैक हो गई, क्या हो गई, रिवर्ट बैक। ये देखो, ये कुछ रेस आई और रिवर्ट बैक हो गई, ये डायग्राम जरूर बनाएगा। कुछ आई और वो क्या की, डेविएट हो गई। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई एटम से वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम होता गया। क्या होता गया, कम। पहले एकदम सेंटर पर 180 डिग्री रोटेट हो गई, और उससे थोड़ा सा ऊपर गए तो 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम और 90 से ज्यादा एंगल पर डेविएशन हुआ, और उसके ऊपर गए तो 90 डिग्री से कम एंगल पर डेविएशन शुरू हो गया। मतलब कुछ जगह तो ऐसी भी रही होगी जहां ऐसे चली गई होगी, आई होगी, इलेक्ट्रॉन से टकराई होगी, ऊपर चली गई होगी। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर, और उसके अलावा बाकी जगहों पर रेडिएशन ऐसे ही निकल जा रही थी। तो उन्होंने एक बात बोली कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी और वैकेंट। ठीक है, और एक बात उन्होंने और बोली, जहां पर, अच्छा अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो प्लस प्लस को ये लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट, आपने एक चीज सुनी होगी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव और ये रेडिएशन जो आ रही है ये भी पॉजिटिव, ये आएगी तो क्या होगी, पास होगी कि रिवर्ट हो जाएगी, विल गेट रिवर्ट बैक। और यही से इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव मास है इट इज प्रेजेंट एट सेंटर। ठीक है, तो मैं सब इरेज कर दूं, आप लिख लीजिए। कितनी अजीब सी बात है, मैं सब इरेज कर दूं और आप लिख लीजिए। ठीक है, डन, यस सर। आगे बढ़े।
डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, इसमें एंगल इज इम्पोर्टेंट, राइट? डन। अब ये देखिए एक शब्द है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर? ये दो अल्फा पार्टिकल जो रेडिएशंस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। अभी लिखो, दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, यही से आता है। आगे बढ़ जाओ, चलिए। ठीक है, अब बात आती है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये हेडिंग डाली इम्पैक्ट पैरामीटर। तो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? सुनिए, डेफिनेशन लिखी है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the velocity vector of the alpha particle from center of the nucleus where it is far away from the nucleus is known as impact parameter। अभी ये सेंटर है और बाकी की जो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर से दूर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। बस समझ में आ गई? ठीक है, आप चाहो डेफिनेशन लिखो चाहो मत लिखो, आगे मैं सेंटेंशियल फॉर्म में मैंने लिख रखा है। सर वो डायग्राम बना लो। ये है डायग्राम है, सर वो लिखना है। लिखो ना, ये वही चीज तो लिखी है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब बात आती है, यहां पर देखिए, नोट करिए, पहले मैं आपको सिखाता हूँ। समझ आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट जो है पैरामीटर का फॉर्मूला। तो B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z। अच्छा, हम लोगों ने अभी जितनी भी स्टडी करी किसके ऊपर करी? गोल्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर Z की, Z क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। तो ये एक फिक्स वैल्यू है ना, किसी भी चीज के बारे में पढ़ोगे तो उसका एटॉमिक नंबर थोड़ा बदल जाएगा। तो Z E square cot theta by 2 by K. What is K here? K is the kinetic energy of alpha particle. Now you know very well. अच्छा, ये पूरा part is constant. This is constant for a element. This will be constant. अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करें, किसकी वैल्यू चेंज करें? थीटा। अगर हम थीटा एंगल चेंज कर रहे हैं तो cot theta by 2 की वैल्यू बदलेगी। तो इसका मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर किस पर डिपेंड कर रहा है? cot थीटा बाय 2 पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? cot थीटा बाय 2। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फॉर अच्छा, कोई भी अल्फा पार्टिकल हम पास करा रहे हैं तो पूरे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगी ना, कि जिस फ्रीक्वेंसी की तुम अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहे हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। अब बात आती है जिसका मतलब ये समझ में आ गया कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cot थीटा बाय 2। कोई दिक्कत? अगर जितना ज्यादा जो है, जितना ज्यादा, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर की बात हम लोगों ने क्या चीज सीखी थी? इन दोनों चीजों के बीच का डिस्टेंस। हाँ, ये तो सीखी थी, ये तो बात हुई है। अभी देखिए, तो लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा दूरी पे अल्फा पार्टिकल उतना एंगल कम होगा, है ना? दिखाओ दिखाओ, ये देखिए बाबू, यहाँ पर 180 डिग्री है, और अगर मैं इम्पैक्ट पैरामीटर इसको मानूं, इसकी एंगल देखो, थीटा की वैल्यू क्या है? 90 से कम है ना। इसके बीच का कंपैरिजन भी देखो, थीटा 180 और 180 से 90, मतलब 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। तो जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल, जितना ज्यादा हम एंगल बदलते जाएंगे। लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा दूरी पे अल्फा पार्टिकल होगा उतना एंगल कम होगा। कम हुआ कि नहीं? अरे देखो, 180 से 90 हो गया, ठीक है, उतना एंगल कम होगा। इसका मतलब, अच्छा, एंगल कम होगा, cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। 0 सुना होगा, 0 डिग्री cot थीटा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरी। तो लिखा है कि cot थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और b भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो cot थीटा बाय 2 की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर मान लो इम्पैक्ट पैरामीटर 3 दिया हुआ है और जो है
कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू का ऑर्डर है। ये थीटा है, थीटा और थीटा बाई 2 में कॉट थीटा और थीटा में डिफरेंस है। दिखाता हूँ, यहाँ देखो, पहले देखो, कॉट 0 की वैल्यू इज इनफाइनाइट, कॉट 30 की वैल्यू इज √3, कॉट 45 की 1, 60 की 1/√3 और 90 डिग्री की 0। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, या आप कह सकते हैं कॉट थीटा की जो वैल्यू बढ़ रही है, क्या जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉट थीटा की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, यहाँ अच्छा ये देखो, कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू ऊपर से नीचे आ रहा है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, √3 था, 1/√3 और ये, तो हम लोगों ने क्या ये पहले ये लिख लो, बल्कि पहले अच्छा नोट करो, इसको नोट करो तो बताएंगे। समझ आया, नोट किया? Yes, पहले ये नोट करो, पहले ये समझो। तुम लोग पहले ये वैल्यू, हम जानते हैं तुम लोग पढ़ते नहीं हो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वगैरह, मैथ वाले तो पढ़ते भी हैं, बाई वालों को तो याद ही नहीं रहता, इसलिए मैं खुद फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। जरा देखो कि जैसे जैसे कॉट थीटा बढ़ रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही है कि नहीं? अरे 1/√3 से 0 कम है ना, 1 ज्यादा है, 1/√3 कम है ना, इसी तरीके से √3 ज्यादा है 1 से ना। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं कहना क्या चाह रहा था कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा, क्या बढ़ा, एंगल, वैसे वैसे कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू या कॉट थीटा की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल कम होगा कॉट थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? एंगल कम होगा तो कॉट थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो इम्पैक्ट पैरामीटर आपको ये पता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉट थीटा बाई 2। एंगल कम होगा ना, तभी तो कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, डन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला पॉइंट। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 है, क्या है, 0, और b इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ देखा था कि b इज इक्वल टू 1/4πε0 z e² cot थीटा बाई 2/k। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हमने पहले ही मान लिया कि b की वैल्यू क्या है, 0। तो फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 z e² cot थीटा 2/k। अब बात आती है कि अगर b की वैल्यू 0 है तो cot थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। यू नो वेरी वेल, बाकी की सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना, इतनी सारी चीजें इज कांस्टेंट, राइट। हमें ये पता है कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाय 2। तो अगर cot थीटा बाय 2 की वैल्यू 0 आ रही है, जरा फॉर्मूला देख लेते हैं। cot थीटा बाय 2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। जब कभी भी cot थीटा बाय 2 इज 90 डिग्री, सुनो अभी तो कुछ दूसरी बात है, मतलब 90 डिग्री आ रहा है तो cot 90 की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो इसका मतलब cot थीटा कितना रहा होगा, या थीटा कितना रहा होगा, तो 90/2 दैट इज 180। थीटा कितना रहा होगा, 180। थीटा कितना रहा होगा, 180। और ये जो वैल्यू रखी है हमने cot 180/2 दैट इज cot 90, और तब आंसर आ रहा था 0। तो आपसे एग्जाम में पूछा, आपसे जो एग्जामिनर ने पूछा वो पूछा थीटा, तो जितना जितना रहा है, जो ये देखना b की जो वैल्यू आए उसको देख के तुम थीटा डिसाइड कर लेना और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। बात सही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन निकल आता है, लेकिन यहाँ पे 90 निकलेगा, आंसर 180 होगा। ओके, अच्छा एक बात लिखी हुई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, b इज क्लोजेस्ट अप्रोच, ये दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसकी सबसे कम की डिस्टेंस के ऊपर बात हो रही है, मतलब b की सब वैल्यू कम करनी है। तो अब चलिए जल्दी नोट करिए तो आगे बताएं। अब बात आती है क्लोजेस्ट अप्रोच, ये तो समझ में आ गया, इम्पैक्ट पैरामीटर समझ में आ गया, दो अल्फा पार्टिकल के बीच में। अब एक बात आई क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या आई, क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा एक बात बताना, ये एक मैग्नेट है, क्या है, यहाँ साउथ लिखा है, यहाँ नॉर्थ लिखा है, क्या लिखा है, साउथ और नॉर्थ,
और यहाँ पर एक और में क्या हो गया बेटा, ZE, ठीक है। इधर देखो, इधर यहाँ नॉर्थ लिखा है, यहाँ साउथ लिखा है, इधर देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये काम का है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मेरी इंटरेस्टिंग बात समझो, एक मैग्नेट था वो यहाँ पे रखा है, यही सेम मैग्नेट इतनी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको रिपेल करेगा क्या, ये तो इतनी दूरी पे रखे हुए हैं, वो मैग्नेटिक पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक पावर कम होगी तो रिपेल करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम आओगे करीब, ये इन्फ्लुएंस होने लगेगा। किस टाइम पर मैग्नेट को लेकर के आओ कि ये वाला मैग्नेट भागने लगे, मतलब किससे पास नहीं ला सकते। कभी कभी हम चाह करके भी पास लाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, ऐसे ऐसे हो जाता है। दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस, मतलब कितनी मैक्सिमम कितनी करीब तक जा सकता है। इसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इधर से अल्फा पार्टिकल आया, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से लेकर के कहाँ से पहुँचते ही ये क्या हुआ, डेविएट हो गया। तो अब ये अल्फा पार्टिकल कितने करीब तक आ पाया, दैट इज, या सेंटर से लेकर के उस पोजीशन की डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आ रही है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं हम, आर नॉट, क्या कहते हैं, आर नॉट। और तो ये दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बात आती है कि इस जगह को, अब इस जगह को देखें, इस जगह को अगर हम देखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, आर नॉट एक साइड से हम देख रहे हैं ना, मतलब मैं यहाँ से इसको देखो तो ये रेडियस है और ये एक्स्ट्रा चीज है, इसका मतलब आर नॉट इज इक्वल टू आर माइनस समथिंग, राइट। तो ऐसा आप कह सकते हैं व्हाट इज आर नॉट इज एक्चुअली इट इज द रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कह सकता हूँ कि नहीं, एक साइड की डिस्टेंस को रेडियस मानते थे कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम एटम इतना बड़ा रहा होगा तभी तो इसके पहले से ही घूम गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, यस सर। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, 1/4 पाई ZE² R नॉट, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² R नॉट। नोट करिए फॉर्मूला, ZE है ना, E स्क्वायर रख दिया। अच्छा ये देखो, इसको दो बार ही मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता ZE और ZE, ये एक ही चीज है बेटवा, ऐसा नहीं कि सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ तो Z स्क्वायर हो गया। वो 2 सर कहाँ से आया, जो 2 लिखा है ये ना, हाँ, दिस 2, इसकी बात कर रहे हैं आप। होल स्क्वायर हो गया। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड यहाँ नोट करिए, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नोट करिए, 2 है ना ZE। हाँ तो सर वो 2 कहाँ से आया? अच्छा 2 हटा दो ना, बोलता रहा हूँ स्क्वायर यहाँ लगना चाहिए, वो लगा हुआ है। वो लगा ठीक है। हुआ है। वो तो पहले ही आना सर, ऐसे 4 हो जाएगा। नहीं इट इज E² बेटा, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये है ना 2, हाँ। क्या हो जा रहा है, एक सेकंड रुको। आपको जो फॉर्मूला नोट करना है दैट इज, ठीक है। अब चाहो तो आर नॉट को यहाँ ले आओ, के को यहाँ ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द फॉर्मूला इज, अब चाहो तो इसको ऐसे लिखो, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE²/k, सेम फॉर्मूला, ठीक है। आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, क्या दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 5.5 MeV, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है गोल्ड का दैट इज 79। आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE²/k। अब यहाँ पर, अब आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या जनरली लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ ये हमने रख दिया 9 × 10⁹, दिस इज 2, और ये हो गया आपका 79, और दिस इज द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। अब अपॉन
क्या हो गया, ठीक है, 5.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेडियस है वो किस ऑर्डर में आएगा, 10 की पावर माइनस 14 मीटर के ऑर्डर में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको उसमें जो है क्वेश्चन को जो है कैसे पहचानेंगे कि ये जो आंसर है वो रिलेवेंट होना चाहिए, आंसर जो है का एक ऑर्डर है। अगर हम बात करते हैं रेडियस या डायमीटर की न्यूक्लियस के, किसके, न्यूक्लियस के रेडियस या डायमीटर की बात करते हैं, जैसा कि इसमें आपको देखने को मिला है, तो जो ऑर्डर है, आंसर का जो ऑर्डर है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर के आसपास आएगा। अगर हम सेम बात करते हैं डायमीटर या रेडियस या डायमीटर किसी एटम की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से तो बड़ा ही होगा, तो 10 की पावर माइनस 10 इज बड़ा देन 10 की पावर माइनस 15। तो इसका जो आपका जो रेडियस है तो वो किस ऑर्डर में आएगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के ऑर्डर में आएगा। अब बात करते हैं जब हम अब बात करते हैं वॉल्यूम की, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम रिलेशन देख रहे हैं एटम और न्यूक्लियस में। तो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यू नो वेरी वेल दैट 4/3 पाई आर ए लिखा है यहाँ पे, RA3, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, 4/3 पाई RN3। जब आप इसको देखते हैं तो बाकी सारी चीजें कॉमन है, 4/3 4/3 कट गया, पाई कट गया, अब बचा क्या, RA/RN का होल क्यूब। जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, रेडियस ऑफ एटम कितने की सॉर्ट 10 की पावर माइनस 10, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर में होगा, 10 की पावर माइनस 15, R³ है ना। तो इनका जब आप क्यूब करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इनके बीच की जो रेंज है वो क्या है, 10 की पावर प्लस 15 मीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये लिख लीजिए इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।